जय हिंद दोस्तों, मैं आपका आशीष सर और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ रीजनिंग का एक विशेष टॉपिक स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट। दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं कथन तर्क और इसका वास्तविक अर्थ होता है वास्तविक निर्णयन। दोस्तों, वास्तविक निर्णयन चैप्टर से आज के समय में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि स्टेटमेंट से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से 3-4 चैप्टर जो कि रेलवे एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स कंक्लूजन्स और स्टेटमेंट्स एजम्पशंस, इनसे लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्नों को आप सही कर पाएँ, इसलिए मैंने सबसे पहले इन्हीं को अपने नोट्स में शामिल किया है। दोस्तों, इन चैप्टर्स के बिना रेलवे एग्ज़ाम के बारे में सोचना भी गुनाह माना जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी 25 रीजनिंग में से 20 रीजनिंग यही आ जाए। कभी कभी तो 18-18 प्रश्न भी पूछे जाते हैं इन चैप्टरों से, तो इनको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कथन और तर्क। जैसा कि दोस्तों इसका नाम है वास्तविक निर्णय, तो दोस्तों वास्तविक निर्णय कहने का मतलब होता है कि तर्क में वही बातें मान्य होंगी जो कि वास्तव में रियल लाइफ में सही होती हैं। ये नहीं कि हमारे देश की 62% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है और हमने अपने तर्क में बता दिया कि हमारे देश की 80% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, तो ऐसे तर्क को सदैव ही क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। ऐसे तर्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए देखते हैं ये स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स होते क्या हैं। देखिए, एक होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट दो भागों में बटा होता है निर्णय। पहला होता है कथन। कथन यानी कि जो होता है हमारा प्रश्न, और दूसरा होता है प्रश्न का उत्तर यानी कि तर्क। तर्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल तर्क और एक होता है दुर्बल तर्क। दुर्बल तर्कों को सदैव गलत माना जाता है और प्रबल तर्कों को सदैव सही माना जाता है। दोस्तों, एक चीज आपसे कहना चाहेंगे कि जैसे मैंने नोट्स बनाया है, आप जस्ट वैसा ही कॉपी करके नोट्स बनाइएगा, तभी आप इस चैप्टर को हल कर सकते हैं। अन्यथा दुनिया का कोई भी टीचर आपसे कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्ण धारणा के क्वेश्चन सही नहीं करा सकता है, मेरी गारंटी है आपके साथ। चलिए देखते हैं कथन तर्क के प्रश्नों को हल करने के नियम क्या होते हैं। तो ये नियम मेरे द्वारा बनाए गए हैं, इसका किसी भी किताब से कोई लेना देना नहीं है। ये विगत वर्षों के परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 7 साल के अनुभव के आधार पर ये सभी नियम को बनाया गया है। चलिए देखते हैं क्या है नियम। नियम नंबर 1, सबसे पहला नियम होता है रिपीटेशन रूल। कहने का मतलब है यदि जो बात कथन में दी गई हो, जैसे मैंने एक कथन लिया, कथन में मैंने स्टेटमेंट के रूप में लिया है क्रॉस। देखिए मैंने बस गलत का निशान लिया है क्रॉस, और उसी कथन को अगर हम तर्क में हाँ के साथ रिपीट कर दे, हाँ क्रॉस, नहीं क्रॉस, मतलब उसी कथन को मैंने हाँ के साथ भी रिपीट कर दिया और ना के साथ भी रिपीट कर दिया, तो ऐसे कथन सदैव क्या होंगे? दुर्बल होंगे। जिस जिस भी कथन की तर्क में पुनरावृत्ति हो जाएगी उसे हम लोग क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। याद करिए, ध्यान से सुन लीजिए, इस बात को बार बार पढ़िए, आपको जरूर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इस पे एक एग्जाम्पल। जैसे कथन है कि क्या पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो एक बार देखिए हाँ के साथ मैंने लिया वही कथन को, हाँ पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। फिर दूसरी बार देखिए मैंने लिया नहीं के साथ, नहीं पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दोस्तों हाँ के साथ लीजिए, ना के साथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कथन को रिपीट करेंगे तो आपका कथन रिपीट हो गया तो आपका तर्क क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा, और ऐसे तर्क सदैव ही क्या माने जाते हैं? गलत माने जाते हैं। देखिए नीचे मैंने हिंदी में भी लिख दिया साफ साफ कि कथन पुनरावृत्ति सदैव निर्बल तर्क होती है और ऐसे तर्क को सदैव ही गलत माना जाता है। आशा करते हैं कि अब ये नियम आपको हमेशा हमेशा के लिए आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 2 देखते हैं। किसी व्यक्ति विशेष या वस्तुनिष्ठता से संबंधित तर्क। यदि देखिए इसका कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना चाहिए। क्या हमें, देखिए तर्क कथन है हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, तो तर्क है हाँ हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों देखिए सेम टू सेम उसी चीज को उतार दिया है नीचे ना, मतलब कथन पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको क्या कर देंगे हम? गलत। अब देखिए दूसरा, हाँ क्योंकि गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, आपको लग रहा होगा सही, लेकिन नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति के अहिंसा के मार्ग पे चलने से हम सभी नहीं चल सकते हैं। क्योंकि भाई मेरे बहुत सारे लोग गांधी जी को मानते हैं और बहुत सारे लोग गांधी जी को नहीं मानते हैं।
तो एक व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति के नाम को अगर आप तर्क में शामिल कर लेंगे तो आपका तर्क क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। देखिएगा नीचे मैंने लिखा है, किसी व्यक्ति का नाम यदि तर्क में शामिल हो जाए, किसी व्यक्ति का नाम यदि तर्क में शामिल हो जाए तो आपका तर्क क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। ये किसी व्यक्ति विशेष की शिक्षाएं भी सदैव ही क्या मानी जाती हैं, दुर्बल तर्क मानी जाती हैं। आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा एकदम साफ साफ, और नियम नंबर 2 आप सीखे होंगे। तो आगे बढ़ें, नियम नंबर 3 देखते हैं, तुलना पर आधारित तर्क। देखिए क्या होते हैं, तर्क 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1000 हो सकता है आपके कथन पर। तो आपको अगर आता है तो ये कभी गलत नहीं होगा, नहीं आता है तो एक भी समझ नहीं पाएंगे, आपको सब सही लगेगा। देखिए कथन क्या है, क्या हमें कंप्यूटर प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए तर्क है पहला, हाँ हमें कंप्यूटर प्रयोग करना चाहिए। कथन पुनरावृत्ति है, मतलब रिपीटेशन, गलत। हाँ अमेरिका अमेरिका कंप्यूटर का प्रयोग करता है, हमको तुलना नहीं करना है। और हमें देखिए अमेरिका करता है, एक व्यक्ति विशेष करता है, तो भी हमको वो बात नहीं करनी है, वो गलत होता है। नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करते थे, एक व्यक्ति नहीं करता है तो क्या हमको भी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति विशेष और तुलना, दूसरे देशों से तुलना नहीं करना है, किसी से भी तुलना अगर दिया रहा हो, व्यक्ति विशेष की बात हो, कथन पुनरावृत्ति हो, तो ऐसे तर्क क्या होते हैं, सदैव दुर्बल होते हैं। समझ में आ रहा है ना, एकदम मस्त आ रहा होगा। और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, प्यारा सा नोट्स बनाइएगा, और एक भी प्रश्न अगर गलत होगा तब बोलिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान, पर्यावरण और स्वास्थ्य का विरोध नहीं करना है, क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान, कानून का, संविधान का, पर्यावरण का, स्वास्थ्य का विरोध करना हमारे देश में विरोधाभास का आभास कराता है। मतलब आप देश के प्रति क्या है, जागरूक नहीं है, आप देश का हित नहीं चाहते हैं, अनहित चाहते हैं। जो आईपीसी का विरोध कर रहा है, सीआरपीसी का, संविधान नहीं मानना चाह रहा है, तो भाई वो क्या है, संविधान का विरोध करना मतलब देश का विरोध करना है। तो हमको वास्तविक निर्णय वास्तव में क्या करना चाहिए, संविधान का आदर करना चाहिए, संविधान के नियमों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो उसी तरह से आईपीसी का भी पालन करिए, सीआरपीसी का भी, संविधान का भी, पर्यावरण का भी और स्वास्थ्य का भी। अगर इसका विरोध करेंगे तो वो ऐसा तर्क आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। आगे देखते हैं कथन क्या इस पर, क्या हमें लॉटरी चलाना चाहिए। हाँ, इससे लोगों को रोजी रोटी मिल जाएगी। क्या ये आईपीसी में सही माना जाता है लॉटरी चलाना, नहीं। तो आईपीसी का विरोध है ना लॉटरी चलाना, आपके तर्क में रोजी रोटी भी नहीं मिलता इससे, तो ये क्या है, गलत है। नहीं, क्योंकि हमारे देश में यह कानूनन अपराध है, बात सही है एकदम। देखिए आईपीसी का सपोर्ट कर रहे हैं, आपका तर्क क्या होगा, प्रबल हो गया। समझ में आ रहा है ना एकदम अच्छे से, वेरी गुड। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, जहां पे भी नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, सर ये वाला नियम नहीं समझ में आया, हम फिर से बताएंगे आपको। कथन उसी पे एक और ले लेते हैं हम लोग, क्या भारत को अपने प्रक्षेपात्र कार्यक्रम बंद कर देने चाहिए। हाँ, पश्चिमी देश यही चाहते हैं, पश्चिमी देश चाहते हैं, तो क्या हमको भी करना चाहिए, तुलना नहीं करना है किसी से के साथ, गलत। नहीं, देश की सुरक्षा तैयारियां समय अनुकूल होनी चाहिए, देश की हित की बात है ना, तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, नियम नंबर 5, गलत सरकारी आंकड़े से संबंधित, मतलब गलत सरकारी आंकड़ों को जगह नहीं देना। देखिए जैसे क्या है कथन, भारत एक कृषि प्रधान देश है, आपका तर्क क्या है, क्योंकि भारत के 80% लोग गांव में रहते हैं, गलत बात है, क्योंकि भारत के 62% लोग गांव में रहते हैं। आप जो मन किया वही नहीं बोल देंगे तर्क में, एक ऑथेंटिक चीजें बोलेंगे, क्योंकि तर्क वास्तविक निर्णय को ही मान्य करना है हमको, क्योंकि ये स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चन है, तो सही बातों को ही मान्य किया जाएगा, ऐसे बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। समझ गए ना इस वाले प्रश्न को। जैसे देखिए आगे नियम नंबर 6, जादू, रहस्य, चमत्कार, केवल, बस यही है, केवल, एकमात्र, ऐसे भी शब्द अगर प्रयोग किए जाएं आपके तर्क में तो आपका तर्क सदैव क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे देखते हैं, भारत विश्व कप जीतेगा, भारत विश्व कप जीतेगा, तो देखिए हमारा तर्क क्या है, हाँ केवल भारत। देखिए हमने ऊपर बताया ना, केवल शब्द आ गया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस एकमात्र आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, जादू आ जाएगा गलत हो जाएगा, चमत्कार आ जाएगा गलत हो जाएगा। चमत्कार नहीं करना, जादू नहीं करना है, केवल नहीं करना है, बस एकमात्र नहीं करना है, ऐसे शब्द नहीं लाने, नहीं तो आपके तर्क क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दूसरा देखते हैं, नहीं भारत एकमात्र अच्छी टीम है, एकमात्र आ गया तो भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा, मुझे पता है बहुत अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है,
रीजनिंग में जो सबको नहीं आता वही मुझे आता है, सबसे ज़्यादा आता है। चलिए देखते हैं। कथन। कथन जो प्रश्न होते हैं उस पे हम लोग क्या देते हैं, उत्तर देते हैं। कथन पे हम लोगों का उत्तर आता है। उत्तर कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मक कैसे नजरिए से होना चाहिए, जिससे देखिए समाज को, देश को क्या होना चाहिए, हमारे संविधान को लाभ हो। ये नहीं कि उससे हानि हो जाए, हमारे देश का अनहित हो जाए। ऐसा रहेगा तो हमारे तर्क क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। ये एक सूत्र है कथन तर्क का, इसे भी लिखिएगा अपनी कॉपी में अच्छे से। आगे देखिए। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स के 10 पॉइंट होते हैं जो कि किताबों में दिए रहते हैं। अब इन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा नियमों को समझने के बाद। देखते हैं दोस्तों क्या है ये 10 नियम। चलिए लाइन से देखते हैं। कल्पनाओं और धारणाओं पर आधारित तर्क दुर्बल होते हैं, क्योंकि यह वास्तविक निर्णय का चैप्टर है तो वास्तविकता पे जीना है। हम लोगों को वास्तविक तर्क देने हैं। कल्पनाओं पर आधारित तर्क क्या हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। दूसरा देखते हैं। यदि कथन में कही गई बात की पुनरावृत्ति कर दी जाए तो कथन कैसा होगा, आपका तर्क कैसा होगा, तो दुर्बल होगा। हमने आपको बता दिया है। तीसरा देखते हैं। किसी व्यक्ति विशेष एवं उनकी शिक्षाओं पर आधारित तर्क दुर्बल होते हैं। गांधी जी का एग्जाम्पल देके हमने आपको समझाया था। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति की किसी धारणा, किसी अखबार, किसी नेता, किसी व्यक्ति के अनुसरण नहीं करना हम लोगों को। किसी की धारणा, एकमात्र लोगों की धारणा नहीं लेनी है। अखबार की सदैव बात सही नहीं होती है, नेता की कही गई बातें सही नहीं होती हैं, तो ऐसे तर्क क्या होंगे, सदैव दुर्बल होंगे। जब भी नेता की बात कही जाए आपके तर्क में, अखबार की बात की जाए, तो किसी एक व्यक्ति की बात की जाए, तो ऐसे तर्क क्या हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। आगे देखते हैं। यदि तर्क में केवल बस यही एकमात्र जैसे शब्द आ जाएं तो ऐसे तर्क क्या होंगे, दुर्बल हो जाएंगे बाबू, दुर्बल। तो आपका तर्क क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी देश की एवं उसकी नीतियों से तुलना की जाए तो तुलना वाले तर्क क्या होते हैं, गलत होते हैं। समझ में आ रहा है ना एकदम बढ़िया से? तो जोरदार कमेंट करिएगा कि हाँ सर एकदम अच्छे से आ रहा है। नहीं कमेंट करेंगे तो हमको लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है। ठीक है। सपोर्ट करिएगा अगर आ रहा है तो। ठीक है। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से जुड़ा हुआ तर्क सदैव ही क्या होता है, प्रबल होता है। कैसा होता है, प्रबल होता है। तो प्रबल होता है, हमने आपको बताया ना कि हमको आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का क्या करना है, सपोर्ट करना है, विरोध नहीं करना है। विरोध करेंगे तो तर्क क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सपोर्ट करेंगे तो तर्क क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे देखिए हमने आपको बताया, जादू, रहस्य, चमत्कार जैसे शब्दों का क्या करना है, खंडन करना है। ऐसे शब्दों को शामिल नहीं करना है अपने तर्क में, नहीं तो आपका तर्क क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रचलित संवैधानिक एवं भारतीय कानूनों पर आधारित विरोध रखने वाले तर्क क्या होते हैं, गलत होते हैं। हमको आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान का विरोध नहीं करना है, नहीं तो हम अपने देश के विरोधी हो जाएंगे। ठीक है ना कि, और ये चैप्टर वास्तविक निर्णय है, सही बातों को माना जाएगा। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण से सकारात्मक रूप से जुड़े तर्क हमेशा सही होते हैं, क्योंकि इससे हमारे देश को लाभ होता है। तो ये 10 पॉइंट भी हम लोगों ने समझ लिए। आशा करते हैं कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अब हम लोग इसके दूसरे भाग में इसके प्रश्नों को हल करेंगे और ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।